ओलंपिया जब भी खत्म होता है ना, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ही खत्म होता है। ये हर साल का है अब। और इस बार कंट्रोवर्सी तो ठीक, लेकिन अब कंप्लेंट्स भी आने लग गई है ओलंपिया में बैक स्टेज जो चल रहा है उसको लेके। हाल ही में मिलोस सारसिव जो बहरूज तबानी के इस साल कोच रहे, इन्होंने बोला बैक स्टेज का इस बार एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ख़राब था एथलीट्स का, क्योंकि बैक स्टेज ठंड थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। दोस्तों पहले मैंने मिलोस की बात सुनी, फिर मैंने लास वेगास का टेम्परेचर चेक किया, क्योंकि ओलंपिया लास वेगास में होता है। तो रात का टेम्परेचर यहाँ का निकल के आया है 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट मिलोस का ये क्लेम है कि पीछे एथलीट्स कांप रहे थे। ये कुछ फोटोग्राफ्स निकल के आई है जिसमें हार्डी शूपन ने जैकेट या स्वेट शर्ट पहनी हुई है और बहरूज तबानी कंबल के अंदर बैठे हैं। ठंड के अंदर दोस्तों कई सारे एथलीट्स 3-3 घंटे तक पड़े रहे। मिलोज ने बोला कि ये ओलंपिया है, यहाँ पर सब लोग सुपरस्टार्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस है कि एथलीट्स को इतनी ठंड में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो नंबर 1 पॉइंट ये समझो, ठंडी बॉडी वेस्क्युलैरिटी नहीं पकड़ पाती, इसीलिए बॉडी बिल्डर्स जब टैनिंग करते हैं तो ऊपर से एक हॉट स्टफ लगाते हैं। ये ऐसा दिखता है, पर्पस ये होता है इसके पीछे, ये बॉडी को हीट करता है, जिसकी वजह से वेस्क्युलैरिटी बढ़ती है, खून का बहाव बढ़ता है। इसका मतलब समझ में ये आएगा कि सीधा सीधा कनेक्शन है गर्मी का वेन्स निकलने से। और अगर इसका उल्टा होता है, आप ठंड में रहोगे तो आपकी बॉडी में उतनी वेन्स नहीं दिखेगी, नतीजा आपको अपनी बॉडी को एकदम ठंडे से गर्म करने के लिए बहुत पंप अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर से आप ठंड में बैठे हुए थे। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी एथलीट्स को वापस वो वेस्क्युलैरिटी अचीव करने के लिए। ये मिलोज का पॉइंट था। मिलोज ने मेन पॉइंट ये उठाया, एक बॉडी बिल्डर डिहाइड्रेटेड बैठा है बहुत ही श्रेडेड बॉडी के साथ 3 घंटे ठंड में। क्या ये मिसमैनेजमेंट की पहचान नहीं ओलंपिया वालों की? क्योंकि एक्चुअली में एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे अगर आपको 3 घंटे छोड़ दिया जाए और बहुत ज़्यादा ठंड में छोड़ दिया जाए, तो फिर भी फैट की एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो आपको बचाए रखती है। बट बॉडी बिल्डर इतना ज़्यादा श्रेडेड होता है कि उसको वैसे ही ठंड लग रही होती है। 16 डिग्री टेम्परेचर एक बॉडी बिल्डर के लिए कई बार हर एक के लेने, लेकिन कई सारे बॉडी बिल्डर्स के लिए लगभग 8 डिग्री सेल्सियस का काम करेगा या 6 डिग्री सेल्सियस का काम करेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हालांकि ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, पर दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जरूरी है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। लास वेगास पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ एरिया है, जहां ओलंपिया होता है वहां से बिल्कुल पास में आसपास में हर जगह आपको रेगिस्तान दिखेगा। रेगिस्तान की एक दिक्कत होती है कि वहां रात में ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सब रेत होने के कारण होता है। इसीलिए मिलोज का ये कहना था, मुझे ये कॉल आया कि बहरूज तबानी बैक स्टेज फ्रीज कर रहे हैं और मैंने जल्दी से जल्दी एक ब्लैंकेट का इंतजाम करना चाहा, पर जैसे ही मैं बैक स्टेज गया तो मेरे को ये दिखा कि उन्होंने ऑलरेडी ब्लैंकेट शेयर कर लिया है हार्डी शूपन के साथ। यानी सब लोग कांप रहे थे। ये ठंड थी। ये 16 डिग्री सेल्सियस में तो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली टेम्परेचर वहाँ का काफ़ी लो था। और एक फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बड़ा अगर ऑडिटोरियम है ना और बाहर अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर आपको टेम्परेचर और लो फील हो सकता है। अब इस पूरे मामले में हम ये देख सकते हैं कि ओलंपिया टीम ने इस बात पे कोई चर्चा नहीं करी, ना इस बात को ऊपर उठने दिया है। और ये इस साल नहीं हो रहा है। मिलोज का ये कहना है कि ये बहुत सालों से होते आ रहा है और मैं लगातार इस चीज के लिए इन लोगों से बात करता हूँ, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। मिलोज ने बोला क्या मतलब बनता है 11:30 बजे तक रात के एक शो चलाना बॉडी बिल्डिंग का। अब दोस्तों 11:30 कोई बहुत लेट टाइम नहीं होता है। हम इंडियंस को ये लगेगा यार 11:30 ही तो बजे हैं, पर मैं आपको एक फैक्ट बात बता दूं, इंडिया में भी एक शेरू क्लासिक जैसा शो 8-8:30 बजे तक खत्म हो जाता है। बट ओलंपिया शुरू ही वहां के टाइम के हिसाब से 7 बजे होता है शाम में और 11:30 बजे तक चलता है, जिसके कारण रात में ठंड और बढ़ती है और एथलीट्स परेशान होने लगते हैं। बॉडी बिल्डर्स की एक बॉडी होती है ना, वो मैंने बोला कि वेस्क्युलैरिटी नहीं अटेन कर पाती है ठंड में, तो ऐसे में एथलीट जब पंप अप होकर के भी आएगा और सामने स्टेज पे आपको दिखेगा तो उतनी अच्छी फिजिक के साथ शायद ना दिखे जितना अच्छा वो एक हाई टेम्परेचर में दिख सकता है। मिलोज ने बोला निक वॉकर की भी इस बार बॉडी खराब हुई, उसके पीछे ये रीजन कुछ हद तक रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इतना ज्यादा फीडबैक मिलोज सारसिफ का हर साल दे देने के बाद भी ओलंपिया वाले नहीं सुधर रहे और ये एक ऐसा इशू है जो किसी को पता भी नहीं है, क्या ओलंपिया को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? बाकी डैन सॉलोमन का मुझे नहीं लगता कि कोई भी आसार है इस चीज को सुधारने का, क्योंकि ये लोग शो में जब जजिंग ही नहीं सुधार पा रहे हैं तो एथलीट्स की कहां परवाह करेंगे। इस बार का ओलंपिया सबसे बड़ी पता है किस वजह के लिए जाना गया, हार्डी शूपन हार गए। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो डेरेक लैंसफोर्ड की जीत से खुश है। इसका मतलब प्योर जजिंग में कुछ ऐसा फ्लॉ है, सारे जजेस वो सोचते हैं जो दुनिया के पल्ले नहीं पड़ता है। और अब ऐसा हो रहा है कि एथलीट्स के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अगला अपडेट दोस्तों इसी चीज के ऊपर आ जाता है। हाल ही में फिल क्लाहर ने एक स्टेटमेंट दी, ये बोला कि एंड्रयू जैक्ट को इस साल का ओलंपिया जीतना चाहिए था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड्रयू बीच में खड़े हो रहे हैं या आप उनको कोने में खड़ा कर दो, आपकी आंखें सिर्फ एंड्रयू की ओर ही खिंच के आएगी। फिल ने यह भी बोला कि फाइनल्स में एंड्रयू के अंदर जो एक ड्राइव थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो पुश कर रहे थे और लगातार पब्लिक को एंटरटेन कर रहे थे। थर्ड प्लेसिंग एंड्रयू जैट की कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं दी जजेस ने। अब ये एक IFBB प्रो एथलीट, एक मिस्टर ओलंपिया कंपेटिटर आकर के बोल रहा है कि जजेस का डिसीजन गलत है। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों हार्डी शुपन वर्सेस डेरेक लैंसफोर्ड की इस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं एंड्रयू जैक को थोड़ा सा खो दिया, उनकी तरफ ध्यान उतना गया नहीं। पर यह बात सच है, एंड्रयू जैक इस साल जो बॉडी लेकर के आए थे ना, अगर इस बॉडी को नंबर 1 प्लेस भी दिया जाता तो शायद लोग उतना ज़्यादा बवाल ना करते जितना अभी डेरेक लैंसफोर्ड को जिताने पे कर रहे हैं। सच में जो एंड्रयू की पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है बॉडी का, जो बॉडी एंड्रयू जैक लेकर आते हैं ना, जिस फ्रेम पे, जिस हार्डनेस पे वो खड़े होते हैं और जितनी वाइड उनके शोल्डर्स हैं, जिस तरीके की राउंड मसल बैलीज उन पे है, डायरेक्ट पे आसपास भी वैसी वाली बैलीज नहीं है। एंड्रयू फ्रंट डबल बाइसेप में बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। फ्रंट लेट स्प्रेड ऐसा पोज था, एंड्रयू, हार्डी शुपन, डेरेक लैंसफोर्ड, सैमसन दौदा सबको अपने आगे खा गए। ये बड़ी बात है। एब्डोमिनल्स एंड थाई मुझे लगता है एंड्रयू जैक का सबसे ज़्यादा खतरनाक पोज था हार्डी शुपन के अलावा। इसके बाद मोस्ट मस्कुलर, मुझे नहीं लगता मोस्ट मस्कुलर में हार्डी और एंड्रयू को कोई भी बीट कर सकता था। तो ज़्यादा करके आपको समझ में मेरे इस पॉइंट से यह आएगा कि एंड्रयू और हार्डी क्लोज हैं कई सारे पोजेज में। कायदे से एंड्रयू को हद से सेकंड प्लेस पे तो रखना चाहिए था और फर्स्ट पे हार्डी शुपन को रखना चाहिए था। डायरेक्ट थर्ड पे आते तो लोग सही खुश होते, पर रिजल्ट्स ठीक इससे उल्टे गए हैं। इसलिए मैंने बोला जजेस अब वो देखने लग गए हैं जो ना एक आम आदमी रिलेट कर पाता है, ना IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, यहाँ तक कि कमाल अल गार्गनी जैसे चैंपियंस भी ना रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कमाल अल गार्गनी जैसे चैंपियंस भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और फिल क्लार्क का मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ओपनली आकर के इन चीज़ों को एड्रेस किया कि एंड्रयू जैक की प्लेसिंग बेहतर होनी चाहिए थी। फिल क्लार्क ने भी बोला कि सारे एथलीट्स का फ्रंट डबल बाइसेप पोज देख लो, सिर्फ एक ऐसा एथलीट था जिसके बाइसेप में पीक ही नहीं था और वो थे डेरेक लैंसफोर्ड। कोई डेफिनेशन, कोई पीक नहीं है, बट एंड्रयू जैक का बाइसेप कितना अच्छा है। फिल ने भी बोला कि मैं डेरेक लैंसफोर्ड की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी बॉडी में वो बात नहीं थी जो एंड्रयू जैक की बॉडी में मुझे लग रही थी। और ये बात सच है, डेरेक की बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्लॉज थे एज कम्पेयर टू हार्डी शुपन एंड एंड्रयू जैक, पर फिर भी डेरेक को जिताया गया। डेरेक के शोल्डर्स इतने ज़्यादा छोटे थे जितने छोटे शोल्डर आज तक मिस्टर ओलंपिया में शायद ही किसी के रहे होंगे, बट स्टिल उनको जिताया गया। और अभी कंपैरिजन में डेरेक लैंसफोर्ड वर्सेस फिल हीथ की भी पिक्चर सामने निकल के आ रही है। ये 2011 का मिस्टर ओलंपिया और ये अभी का मिस्टर ओलंपिया, ये फ़र्क आ रहा है और जजेस इस फिजिक को आज प्रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सिर्फ जजेस जानते हैं। और इस टाइम तक टाइलर मैनियन यानी IFBB जज फिर अपनी एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं इस सफाई को देने कि क्यों इन्होंने डेरेक लैंसफोर्ड को इस साल जिताया। ये दोस्तों एग्जैक्टली वही पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था टाइलर बोलेंगे। इन्होंने ठीक वैसा ही बोला जो इन्होंने 2023 के ओलंपिया में डेरेक को जिताने के बाद बोला था। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब अजीब लगने लग गई हैं। कुछ पॉइंट्स मैं रख देता हूँ टाइलर ने क्या मेंशन करे। 2023 में टाइलर को हार्डी शुपन के लेग्स से बहुत दिक्कत थी, 2024 में भी थी, और इस साल भी इन्होंने ये बोला कि हार्डी के लेग्स में इम्बैलेंस था, इसीलिए फ्रंट डबल बाइसेप पोज के अंदर उनके इम्बैलेंस लेग्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। अब ये वो इम्बैलेंस है जो सिर्फ टाइलर ही देख पाते हैं। टाइलर ने सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये बोली कि डेरेक के लेग्स में ज़्यादा अच्छे स्वीप और ज़्यादा साइज था। यहाँ तक अभी बात खत्म नहीं हुई है और सुनो, सेपरेशन भी ज़्यादा था लेग्स में, ये टाइलर ने खुद बोला है। अब आप खुद सोचो, जिस लड़के को हार्डी से ज़्यादा सेपरेशन और हार्डी से ज़्यादा बेटर स्वीप्स डायरेक्ट के लेग्स में दिख रहे हैं, अब एक आदमी कहे पत्थर से ज़्यादा कड़क रुई है तो उसे क्या समझाओगे जाके। टाइलर ने खुद एडमिट करा डायरेक्ट के बेटर लेग्स हैं और हार्डी के बेटर आर्म्स है। तो उस हिसाब से पोज का नाम क्या है? फ्रंट डबल बाइसेप। आई थिंक बाइसेप्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इस पोज में, टेक्निकली तो यही होना चाहिए। और ये खुद एडमिट करते हैं हर एक पोज में कि हार्डी के पास वही चीज़ अच्छी है जो पोज का नाम है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट को जिताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मान लिया हार्डी के बेटर आर्म्स है, फ्रंट डबल बाइसेप में अच्छे पीक बाइसेप में है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट को जिताएंगे। कलेक्टिवली अगर देखा जाए दोनों बॉडी बिल्डर्स की फिजिक काफ़ी सिमिलर है, ये बात टाइलर ने बोली है, यानी इनके लैट्स, इन दोनों की वी टेपर भी टाइलर को सिमिलर ही दिख रही है। तो फिर क्यों हार्डी के बेटर बाइसेप्स होते हुए भी डायरेक्ट को जिताया है इन्होंने, वो इनसे पूछो। मैं बताऊं, क्योंकि ये फ्रंट डबल बाइसेप में लेग्स देख गए। अब फ्रंट लेट स्प्रेड में क्या बात करते हैं। हार्डी की चेस्ट इन्होंने बोला एकदम फ्लैट है डायरेक्ट से। हार्डी के ट्राइसेप्स छोटे हैं और शोल्डर्स पॉइंटेड है। मुझे पता था ये इसी चीज़ पे बात करेंगे, शोल्डर्स पॉइंटेड और ट्राइसेप्स छोटे होना, इसलिए डायरेक्ट का ये पोज बेटर है। अब दोस्तों फ्रंट लेट स्प्रेड में टाइलर ने खुद एडमिट करा कि हार्डी के लैट्स बड़े हैं डायरेक्ट से, क्योंकि वो दिख रहा है, पर फिर भी इन्होंने कहा कि हम ये पोज डायरेक्ट को देते हैं, क्योंकि फ्रंट लेट स्प्रेड में इन्होंने लैट्स छोड़ करके ट्राइसेप भी देख लिए, चेस्ट भी देख ली, सबसे ज़्यादा माइनर पॉइंट्स देख लिए, लेकिन मेजर पॉइंट जहाँ पर कि हार्डी जीत रहे हैं वो पूरा नेग्लेक्ट कर दिया।
टायलर ये सोचते हैं कि जो पोज है ना, उस पोज के नाम में जो बॉडी पार्ट आता है उसी को प्रायोरिटी हमें नहीं देनी है। ये इन्होंने कसम खा ली। फ्रंट लैट स्प्रेड में लैट्स को प्रायोरिटी नहीं देते, फ्रंट डबल बाइसेप में बाइसेप्स छोड़ के लेग्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं। साइड चेस्ट में मुझे पता था ये हार्डी के लिए क्या बोलने वाले हैं, और यही हुआ। इन्होंने बोला हार्डी की चेस्ट काफ़ी फ्लैट है डेरेक से, और हार्डी उतने ज़्यादा थिकर नहीं है जितने डेरेक है। अपर बॉडी में इस बार डेरेक ने नो डाउट फुलनेस अचीव करी, और लोअर बॉडी भी बेटर थी। और इन्होंने वही वाली बात बोली कि हार्डी के हैमस्ट्रिंग्स उतने अच्छे नहीं है और स्वीप्स उतने अच्छे नहीं आते, जो बात क्लियर दिखती है। डेरेक के बहुत अच्छे आईटी बैंड्स और बहुत तगड़े हैमस्ट्रिंग ड्रॉप है। तो इस चीज़ के ऊपर तो पिछले साल भी एकदम फिदा थे, लोअर बॉडी पे डेरेक की, और हार्डी के अंदर कमी थी। तो हार्डी ने भी देखो इस साल अभी ये वाली चीज सुधारी नहीं साइड चेस्ट के अंदर, जो जजेस का फीडबैक उनको पिछले साल मिल चुका था। एंड टू बी ऑनेस्ट, हार्डी ने एक भी फीडबैक पे काम नहीं करा है। पिछले साल से इस साल जो कमियां सुधार सकते थे, एक भी नहीं सुधारी गई है। ये मैं एकदम फैक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल डायरेक्ट थर्ड ही सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनके लेग्स डाउन साइज्ड थे। उन्होंने इस चीज को समझा और इस साल लेग्स बड़े करे हैं और थोड़ी सी फुलनेस अटेन करी। हार्डी भी अगर इस साल बड़े आते, जो मैंने बार बार लीडिंग अप टू ओलंपिया अपडेट्स में बोला था कि हार्डी को साइज इस साल चेंज करना है, अगर थोड़ा भी उन्होंने करा होता, मैं चैलेंज मार के बोल सकता हूँ, अगर हार्डी यहाँ से 7 पाउंड्स भारी होते तो वो मिस्टर ओलंपिया होते इस साल। चलो हम अपने पोजेस की बात कर रहे थे, उन पे वापस आते हैं और अब बैक डबल बाइसेप पे चलते हैं। बैक डबल बाइसेप में इन्होंने डेरेक को ये पोज दिया है, जो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेरेक की बैक ज्यादा डेवलप्ड है। इस साल हार्डी की बैक अच्छी थी, बट टायलर का ये मानना है कि नहीं, हार्डी की बैक इस साल भी बहुत वीक थी। बैक लेट स्प्रेड में भी ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये पोज हार्डी को दिया है, जबकि हार्डी की वाइडेस्ट बैक थी पूरे ग्रुप में। मतलब मन नहीं कर रहा था इनका देने का। ये क्लियरली इन्होंने कई बार बोला है कि ये पोज डेरेक भी जीत सकते हैं, हार्डी भी जीत सकते हैं, बट मैं हार्डी को दे देता हूँ बहुत हल्के मार्जिन से। फिर एब्सेंट थाई तो हार्डी का होता ही है, और मोस्ट मस्कुलर में इन्होंने बोला हार्डी के लेग्स तो देखो डाउन साइज लग रहे हैं मुझे मोस्ट मस्कुलर में, लेकिन फिर भी इनके शोल्डर में राउंडनेस अच्छी है, तो मैं हार्डी को ये वाला पोज दे देता हूँ। तो लगातार इनको हार्डी के लेग्स इस साल डाउन साइज लगे, इम्बैलेंस्ड लगे, और उनमें सेपरेशन कम दिखाई दिया। और मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये एनालिसिस ना टायलर की अपनी पर्सनल है, क्योंकि अगर इस एनालिसिस के ऊपर सारे जजेस एग्री कर जाते तो फाइनल्स के अंदर हार्डी शुपन कैसे जीत रहे थे डायरेक्ट से। इसका मतलब ये सारे पोजेस जो टायलर गिनवा रहे हैं, फ्रंट लेट स्प्रेड, फ्रंट डबल बाइसेप, इस तरीके से जजेस नहीं देखते हैं। पॉइंट स्कोरिंग में हर एक एथलीट को एक एक जज पॉइंट देता है, और एक एक नंबर की प्लेसिंग और 2-2 नंबर की प्लेसिंग देता है, तब वो पॉइंट्स काउंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पोज में हार्डी को और एक पोज में डायरेक्ट को जिता दिया, वो ओवरऑल जिताते हैं। किसी एक जज ने डिसाइड कर लिया होगा कि हार्डी ओवरऑल जीत रहे हैं सारे पोजेस, दूसरे ने भी ये माना होगा और तीसरे ने भी ये माना होगा, तभी हार्डी फाइनल्स में जीते हैं। इस तरह पॉइंट स्कोरिंग वर्क करती है, ऐसे पोज बाय पोज वर्क नहीं करती है। इनका अपना पर्सनल मानना है कि डायरेक्ट ऑलमोस्ट हर एक पोज में जीते हैं। इनकी इच्छा ये मोस्ट मस्कुलर में भी डायरेक्ट को जिता सकते हैं, पर सारे जजेस इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते। ये फाइनल्स के अंदर रिजल्ट्स ने हमें बताया है। खैर IFBB का बेड़ा गर्क ही रहेगा, और मिस्टर ओलंपिया में हर साल लोग अपनी आवाज़ उठाते ही रहेंगे जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। और सही बता रहा हूँ, ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि जजिंग पैनल में बैठे हुए जजेस जो डिसीजन दे रहे हैं वो बहुत ख़राब जा रहा है, कोई भी एग्री नहीं करता है, ना एथलीट्स ना लोग, तो उन जजेस को ही बदल देना चाहिए। ये लोग इस चीज़ का फीडबैक ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी मोनोपोली है। डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता जजिंग में कि लोग जजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लो एक गवर्नमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं ना, 5 साल के लिए एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, उस तरीके से जजेस सेलेक्ट नहीं होते हैं। जजेस आते हैं ऑन द मेरिट ऑफ नेपोटिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली टायलर मैनियन एक नेपोटिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनके पापा, उनके दादाजी ये पूरी की पूरी डिवीजन चलाते हैं। ये इन लोगों का फैमिली बिजनेस है, इनकी मर्जी है अपने बिजनेस में क्या करें। आज बॉडी बिल्डिंग का वर्स्ट टाइम चल रहा है मेंस ओपन जजिंग में। इन लोगों को जजिंग वगैरह कुछ करनी नहीं आती है। इन लोगों को ओलंपिया के बाद बस सफाई देनी आती है कि हमने अगर फ्रंट डबल बाइसेप में हार्डी शुपन को हराया है तो हमने बाइसेप नहीं लेग्स देख के हराया है। इस बात पे एक बार फिर से, और ये प्रॉब्लम बिजनेस में होती है। हर एक बिजनेस अपने डाउन टाइम से गुजरता है, जब उसको चलाने के लिए बिना एक्सपीरियंस के एक नेक्स्ट जनरेशन को उस पर बिठा दिया जाता है। आज ओलंपिया इसीलिए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है। ना एथलीट्स का बैक स्टेज ध्यान रखा जा रहा है, ना स्टेज पे आने के बाद अच्छी लाइटिंग में उनको खड़ा किया जा रहा है, और फिर उसके बाद एक गलत चैंपियन को और जिता दिया जा रहा है। श्योरली स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे ये लोग, और इसीलिए ओलंपिया की सीट्स भी खाली थी इस साल। अभी लोग चीख चीख के भले ही बोलते रहे कि हम सारी सीट्स अपनी बुक कर चुके हैं, पर जब मिस्टर ओलंपिया शुरू होता है फाइनल्स, तो आपकी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। 30 से 40% आदमी नहीं आ रहा देखने के लिए उसको, क्योंकि आप बोर करते हो उनको, और आप हर साल बोर कर रहे हो, और आप फीडबैक लेने तक को तैयार नहीं हो कि हम लोगों को बोर कर रहे हैं। इसीलिए आपकी ऑक्यूपेंसी में अब गिरावट है। IFBB के वाइस प्रेसिडेंट का अब आकर सफाई देने का क्या मतलब बनता है? ओलंपिया के अगले दिन सारे जजेस एक सेमिनार रख लो, जैसे एथलीट्स का सेमिनार होता है, उसके साथ में एक और सेक्शन कर दो, सारे जजेस को भी बिठा दो, और फिर नीचे बैठे हुए लोग पूछ सकते हैं कि आपने डायरेक्ट लैंसफोर्ड को जिताया, किस बिहाफ पे जिताया। सारे के सारे जजेस का ओपिनियन मिल जाएगा,
क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ टायलर मैनियन अपना ओपिनियन सुना के चले गए, हमें नहीं सुनना इनका क्या ओपिनियन है, हमें ये सुनना है कि जिन लोगों ने हार्डी शूपन को ऊपर जिताया था क्या सोच के उन्होंने ऊपर रखा था। वो लोग तो वीडियो में आके इस चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन देखे ही नहीं गए। हमें हर बार टायलर की क्लैरिफिकेशन क्यों सुननी पड़ती है? उन 5 जजेस की या उन 7 जजेस की एक क्लैरिफिकेशन एक साथ सुननी जानी चाहिए। स्टीव वाइनबर्गर को बीचों बीच बैठना चाहिए। कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा इससे एथलीट्स का, जो हार्डी शूपन अभी रूठे हुए हैं ना, उनको समझ आएगा कि नहीं, और जजेस का भी पर्सपेक्टिव है, उन्होंने मुझे भी सपोर्ट करा है, और जिन्होंने नहीं करा है सपोर्ट उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जा सकती है अगर एक ऐसा सेमिनार हो संडे वाले दिन ही। क्योंकि ओलंपिया के बाद हर बार बवाल मच रहा है, लोगों को एकदम से जवाब चाहिए होता है, और परफेक्ट टाइम है संडे। आप पूरा सवाल जवाब का एक सिलसिला रख सकते हो रादर देन ये जो सेमिनार होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी ने देखा ये एथलीट्स का सेमिनार जो संडे वाले दिन हुआ? लोगों को वो सुनना है जो जजेस ने डिसीजन दिया। लेकिन अगर ये कन्वर्सेशन ही नहीं होगी जजेस और एथलीट्स के बीच में, तो ये सिर्फ एक मिस्ट्री बन के ही रह जाएगी, और ऐसे में ये लोग फेथ लूज कर देंगे। देखो दोस्तों, मैं एक साफ बात बताता हूँ, हमारा कुछ नहीं जाता। ओलंपिया को अगर हम देखना छोड़ देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, इनका जाएगा। बिजनेस इनका डूबेगा। एथलीट्स ओलंपिया में नहीं आर्नोल्ड में खेल लेंगे, क्योंकि कंसिडरेबली वहां के डिसीजंस बेटर होते हैं ओलंपिया से। हालांकि जजिंग सिस्टम तो यही रहता है, बट वहां पे अभी भी फेथ है, क्योंकि वहां पे अच्छी कंडीशनिंग वाले एथलीट्स को हर बार ऊपर लाया जाता है। तो ये पूरा ओलंपिया ब्रांड इस बार जो जजिंग हुई है, इतना ज्यादा लोगों ने अपोज करा है ना, लगातार पिछले 3 साल से लोग इस जजिंग सिस्टम को अपोज कर रहे हैं। तो क्लैरिफिकेशन सामने सामने बैठ के देनी जरूरी है, जो जजेस को लोगों को देनी चाहिए। रादर ये लोग एक छोटे बच्चे को बिठा देते हैं जो सब कुछ पढ़ के बोल रहा है, वो भी इनसे ठीक से पढ़ा नहीं जाता, उसमें भी लड़खड़ा जाते हैं, इनसे पढ़ा भी नहीं जाता है ठीक से। तो ये इनका मेरिट है कि ये एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के ग्रैंडसन है। तो यही मेरिट पे बाकी जजेस भी आते हैं दोस्ती यारी में। मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लो, सारे जजेस को बिठा करके सामने सामने लोग उनसे सवाल पूछे। नहीं है हिम्मत इतना करने की, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख लो, बीच में आप अपना एक पपेट बिठा दो, मान लो आपने बॉब चिकरेलो को माइक पकड़ा दिया, और ये लोग आपस में एक डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी एक बॉडी बिल्डर के ऊपर। हार्डी शूपन के ऊपर डिस्कशन कर लो, फिर डेरेक पे कर लो, फिर सैमसन पे कर लो, सब बॉडी बिल्डर्स कवर हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। चलो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।